शेरी उर्वा उसके बाजुओं में हाथ डालते हुए बोली। इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ लंच डेट और अब मॉल में शॉपिंग। शेरी, यू आर सो स्वीट। मुझे आज सब बहुत अच्छा लग रहा है। उसने चलते चलते उसके कंधे पर सर रखा। कॉफ़ी पियोगी? वो एक बड़े से बुक स्टोर के सामने कैफ़े पर रुकता हुआ बोला। उर्वा ने इस बात में सर हिलाया और वो दोनों कॉफ़ी शॉप के अंदर दाखिल हो गए। कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद शहरयार उर्वा को लेकर शीशे की दीवार के पास आ बैठा, जहाँ से बाहर का मंजर साफ नज़र आ रहा था। मौसम अबर आलूद था, किसी भी लम्हे तेज़ बारिश का इम्कान था। सुनो, तुम्हारी कज़न किस स्कूल में पढ़ती है? उर्वा ने उसे देखते हुए अचानक से पूछा। पता नहीं, ऐना ने एडमिशन करवाया है, वो लापरवाही से बोला। शेरी, तुम्हारी कज़न सिस्टर अभी टीन एज है, उसका ख्याल रखो, कहीं बिगड़ ना जाए। यू नो, अक्सर देसी लड़कियां आज़ादी पाकर अपनी हदूद भूल जाती हैं, स्कूल का कहकर बॉयफ्रेंड्स के साथ निकल जाती हैं। उर्वा ने बड़े तरीके से बात शुरू की। वो मेरी सिस्टर नहीं है, बस कज़न है, अंडरस्टैंड? और तुम उसकी फिक्र मत करो, वो ऐसी लड़की नहीं है जो रंगीनियाँ देखकर फिसल जाए। शहरयार ने नागवारी से उसे टोका। बड़ी साइड ले रहे हो? उर्वा ने उसे घूरा। उर्वा, वो लड़की मेरे ख़ानदान से है, मेरे चाचू की बेटी है, वो ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकती। और काइंडली टॉपिक चेंज करो वरना मैं चलता हूँ। सॉरी शेरी। उर्वा ने तेज़ी से उसके हाथ पर हाथ रखा। ब्रैडली तेज़ रफ्तारी का मुजाहिरा करते हुए सवेरा को लेकर कंप्यूटर शॉप तक पहुँच चुका था। अभी बड़ी मुश्किल से पार्किंग मिली थी। गाड़ी पार्क करके वो दोनों उतरे ही थे कि तेज़ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सवेरा का कुर्ता भीग गया था और दोनों ही लम्हों में मुकम्मल भीग गए। ब्रैडली ने एक नज़र कपकपाती हुई खुद में सिमटती हुई सवेरा पर डाली। वो लड़की जो खुद को बहुत सेंध सेंध कर छुपा छुपा कर रखती थी, उस वक्त मुकम्मल भीगी हुई थी। उसके दिलकश खदोखाल वाजे हो रहे थे। ब्रैडली ने नज़रें चुराते हुए अपना कोट उतारा और तेज़ी से उसके शानों पर रख दिया। उस 6 फुट के मालिक इंसान के कोट ने सवेरा को ढक दिया था। पहने रहो, अगर ठंड लगने से बीमार हो गई ना तो मुझे ही बुरा भला कहोगी। वो तेज़ी से उसका हाथ पकड़कर तकरीबन भागते हुए बोला। वो दोनों मॉल की एंट्रेंस की जानिब जा रहे थे और दूर शीशे के पार से 2 आंखें उस मंजर को देख रही थीं। उर्वा ने कॉफ़ी का मग मेज़ पर रखते हुए शहरयार को घूरा, जो कॉफ़ी हाथ में लिए मुसलसल अपने सेल पर मसरूफ़ था। शेरी, इतने दिन बाद मुझे डेट पर लाए हो और मुसलसल फ़ोन पे लगे हुए हो, ये फेयर नहीं है। अब प्लीज़ ये फ़ोन बंद करो, देखो तुम्हारी कॉफ़ी भी ठंडी हो रही है। वो ज़ब्त करते हुए बोली। उर्वा, कम ऑन, मैं एक ज़रूरी बिज़नेस कॉल पर बिज़ी हूँ, इतने ढेर सारे काम होते हैं, अब हर वक्त तो तुमसे बातें नहीं कर सकता ना। वो सख्त लहजे में बोला। मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ तुम किस कदर मसरूफ़ हो, लेकिन अभी ये टाइम सिर्फ मेरा है। वो ज़िद्दी लहजे में बोली। ये कार्ड पकड़ो और अपने लिए एक अच्छी सी ड्रेस लेकर आओ, मैं जब तक ये कॉन्फ्रेंस कॉल ख़त्म करता हूँ। उसने फ़ोन होल्ड करवा कर अपने वॉलेट से वीज़ा कार्ड निकाल कर उसे दिया। उर्वा ने घूर कर उसको देखा, फिर एक सरदाह भरते हुए कार्ड लेकर कॉफ़ी शॉप से बाहर निकल गई। शहरयार फ़ोन पर ऐना और तुर्क एम्बेसडर के साथ मसरूफ़ था जब उसकी निगाह शीशे से बाहर नज़र आते मंजर पर पड़ी। सामने ही सवेरा भीगी हुई बारिश में खड़ी थी। उसके साथ बमुश्किल 19-20 साल का खुश शक्ल लड़का था। देखते ही देखते उस लड़के ने अपना कोट उतारकर सवेरा के शानों पर डाल दिया। एक लम्हे को शहरयार के चेहरे पर बड़ा संजीदा और सर्द सा तासुर उभरा। माथे पर शिकन पड़ गई थी। अब वो लड़का सवेरा से बात कर रहा था। कुछ ही मिनट में वो लड़का सवेरा का हाथ पकड़कर उसे मॉल के अंदर ले गया। शहरयार ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सर आप सुन रहे हैं? ऐना की आवाज़ गूंजी। यस ऐना। वो फ़ौरन फ़ोन की तरफ मुतवज्जो हुआ, लेकिन उसका सारा ध्यान काम पर से हट चुका था। मैं भी कुछ मसरूफ़ हूँ ऐना, आप ये फ़ोन मीटिंग कल अरेंज करें। वो फ़ोन बंद करके खड़ा हो गया। बिना सोचे समझे उसके कदम मॉल की जानिब बढ़ रहे थे। सामने ही एक बड़ी सी बुक शॉप के साथ कंप्यूटर शॉप थी, जहाँ से उसे सवेरा उस लड़के के साथ खड़ी नज़र आई। वो दोनों लैपटॉप देख रहे थे। सवेरा, लुक दिस, ये मैक बुक है, स्टडीज़ के लिए बिल्कुल परफेक्ट। ब्रैडली ने सवेरा को मुतवज्जो किया। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं अभी अफोर्ड नहीं कर सकती, सवेरा ने मना किया। कुछ देर बाद वो दोनों एक लैपटॉप पसंद कर चुके थे। अब उस काले लैपटॉप पर वो लड़का पिंक सितारे नुमा ग्लिटर जैसे स्टिकर्स लगा रहा था। शहरयार ने इग्नोर करने की बहुत कोशिश की, फिर एक फ़ैसला करके
आगे कदम बढ़ाए ही थे कि उर्वा ने उसके शाने पर हाथ रखा। फिर एक फैसला करके उसने आगे कदम बढ़ाए ही थे कि उर्वा ने उसके शाने पर हाथ रखा। उर्वा शहरयार का क्रेडिट कार्ड लेकर मॉल में आ गई थी, मगर उसका मूड अब शॉपिंग से हट चुका था। ध्यान के सारे धागे शहरी में अटके हुए थे। वो खुश शक्ल, खुश लिबास हमेशा से था, लेकिन गुज़िश्ता 3 साल से बेहतरीन तरीके से बिजनेस भी संभाल रहा था। कॉन्फिडेंस लेवल में भी गजब का था, जिसने उसकी वजाहत और शख्सियत को मजीद उजागर कर दिया था। शहरयार की शख्सियत में एक मुतासिर कुन सी कशिश महसूस होती थी। लड़कियां उस पर मरती थीं और वो अपनी धुन में मगन, सबसे बेपरवाह, बस अपने बिजनेस को मजीद आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। क्या वो 2 टके की सवेरा इस काबिल है कि शहरयार जैसे बंदे को अपने हुस्न के जाल में फंसा सके? वो बेहद तनफ्फुर से सोच रही थी। नहीं, वो लड़की किसी भी तरह शहरी के काबिल नहीं है। इतनी मेहनत से तो शहरी मेरे साथ सेट हुआ है, अब मैं किसी भी किस्म का रिस्क नहीं ले सकती। वो बुड़बुड़ाते हुए बुटीक से निकली और वापस शहरयार की जानिब जाने के लिए चलने लगी। तभी उसे एक शॉप के बाहर शहरयार खड़ा नजर आया। उसकी तो कॉन्फ्रेंस कॉल चल रही थी, ये बाहर क्या कर रहा है? वो तेजी से उसके करीब आई और उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो सामने ही सवेरा किसी गोरे लड़के के साथ लैपटॉप देख रही थी। उसने शहरयार के चेहरे की तरफ देखा, जिस पर अजीब सी करख्तगी झलक रही थी। उसे एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। वो तेज़ी से आगे बढ़ी और शहरयार के कंधे पर हाथ रखा। वाओ, ये तुम्हारी कज़न तो बहुत फास्ट निकली। वैसे देखो तो कितना क्यूट कपल है। शहरी, तुमने तो मुझे कभी अपना कोट ऐसे नहीं पहनाया। आई एम सो जेलस, उर्वा ने शिकवा किया। उर्वा, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं इसे लेकर आता हूँ। उसने उर्वा का हाथ हटाया। शहरी, आर यू क्रेजी? वो डेट पर है और तुम। उर्वा ने उसका हाथ थामते हुए टोका। जस्ट शट अप, तुम जाकर कार में मेरा वेट करो। वो उसका हाथ झटकते हुए बोला। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है शहरी, तुम क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? चलो इधर से, उन्हें कुछ प्राइवेसी दे दो। वो उसका हाथ पकड़कर रोकते हुए बोली। डैम इट उर्वा, ये मेरा कंसर्न है, वो मेरे ख़ानदान की इज्जत है। मैं उसे इस तरह अपनी इज्जत उछालने की इजाज़त नहीं दे सकता, हरगिज़ नहीं। वो रुखाई से बोला। तुम्हारी इज्जत? वो कब से तुम्हारी इज्जत हो गई? बोलो। मुझे पहले ही शक था कि वो लड़की अपनी अदाओं के जाल में फांस लेगी तुम्हें, जैसे आज उस गोरे को फंसाया हुआ है। उर्वा चीख पड़ी। मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ कि मेरे ख्वाबो ख्याल में भी सवेरा जैसी लड़की नहीं है। वो किसी भी तरह मेरे टाइप की नहीं है। मैं ऐसी दबी दबाई हवन्नक सी लड़की को अपने साथ अपने हल्के में मुतारिफ नहीं करवा सकता। वो तप उठा। फिर उसे घर में क्यों रखा हुआ है? लिसन उर्वा, इट्स इनफ, तुम गाड़ी में जाकर बैठो, मैं उस लड़की को लेकर आता हूँ। वो उर्वा को रवाना करके मुड़ा तो अंदर शॉप खाली थी। उसने चारों जानिब देखा, पर वो दोनों उसे कहीं नजर नहीं आए। वो कुछ सोचता हुआ शॉप में दाखिल हुआ। अभी इधर एक लड़की आई थी, वो किधर गई? उसने सेल्समैन से सवाल किया। सर, आप उस एशियन ब्यूटी का पूछ रहे हैं? सेल्समैन ने मुस्कुराते हुए पूछा। शहरयार ने खश्मी निगाहों से उसे घूरा तो उसकी मुस्कुराहट सिमट गई। सर, वो पेमेंट करके जा चुकी है। किधर गई? मैंने तो उसे निकलते हुए नहीं देखा। शहरयार ने उसे घूरा। सर, 10 मिनट पहले मैम जा चुकी हैं। हमारे 2 दरवाजे हैं, वो शायद उकवी दरवाजे से गई हैं। शहरयार दूसरे दरवाजे से शॉप से बाहर निकला, पर उसे सवेरा दूर दूर तक कहीं नज़र नहीं आई। उसने जेब से अपना सेल फोन निकाला, फिर झुंझुला उठा। डैम इट, उस लड़की के पास तो फ़ोन ही नहीं है। वो गुस्सा दबाते हुए गाड़ी तक आया। थैंक गॉड तुम आ गए, चलो आज क्लब चलते हैं। उर्वा ने उसका ध्यान बटाने की कोशिश की। शहरयार ने गाड़ी को रिवर्स किया और तेजी से मेन रोड पर निकाल ली। शहरी, ये तुम मेरे घर की तरफ क्यों जा रहे हो? उर्वा ने रास्ता देखकर सवाल किया। शहरयार लब भींचे संजीदगी से कोई जवाब दिए बगैर ड्राइविंग करता रहा। उर्वा का मूड ठीक ठाक ऑफ हो गया था। वो किसी भी तरह शहरयार को रोकना चाहती थी ताकि सवेरा को उस लड़के के साथ अटैच होने का, वक्त गुजारी करने का इल्ज़ाम लगा सके। शहरयार ने उसे उसके घर के दरवाजे पर उतारा और तेजी से बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ाकर चला गया। अभी वो आधे रास्ते पर ही पहुंचा था कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया। गुस्से में उसने उस पर तवज्जो ही नहीं दी थी। उसने एक जोरदार हाथ स्टीयरिंग पर मारा, फिर फ़ोन निकालकर अपने ड्राइवर को पेट्रोल और दूसरी गाड़ी लाने की हिदायत दी। वो जितना जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था, उतनी ही उसे देर हो रही थी। शाम ढल चुकी थी। रात की स्याही आहिस्ता आहिस्ता अपने पर फैला रही थी।
जब उसका ड्राइवर कैन में पेट्रोल लेकर पहुंचा। माइक, तुम सुबह सवेरा बीबी को किस जगह ड्रॉप करते हो? क्या उसका कोई फ्रेंड उधर होता है? उसने दरियाफ्त किया। सर, मैंने तो कभी मैडम को कहीं भी ड्रॉप नहीं किया, वो खुद ही आती जाती हैं, माइक ने अदब से जवाब दिया। सवेरा का मूड बहुत अच्छा था। वो कमरे में बैग रखकर अब चमकती हुई आंखों से अपने लैपटॉप को देख रही थी। अब कल क्लास में मैं भी स्टूडेंट्स की तरह काम करूंगी। उसकी आंखों में सितारे जगमगा रहे थे। वो बच्चों की तरह बार बार लैपटॉप को छू रही थी। कुछ देर बाद किचन में आकर उसने बहुत दिल लगाकर खाना पकाने के साथ साथ खीर भी तैयार की थी। चिकन पुलाव को दम लगाकर किचन से फारिग होकर वो अपने कमरे में आई। आज उसका दिल रुखसार आपी से बात करने को चाह रहा था, पर अफसोस उसके पास कोई सेल फोन नहीं था और ना ही घर में कोई लैंडलाइन फ़ोन था। शायद शहरियार को अकेले रहते हुए कभी लैंडलाइन फ़ोन की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई होगी। वो सोचते हुए अलमारी से कपड़े निकालने के लिए आगे बढ़ी। रुखसार ने भी ज़्यादातर जोड़े नई शादीशुदा दुल्हन के हिसाब से खरीद कर पैक किए थे। काफ़ी देर तक कपड़े उलट पुलट करने के बाद उसने निस्बतन सादा सा जोड़ा निकाला और शावर लेने चली गई। फ्रेश होकर अपने लंबे घने बालों को ऐसे ही खुला छोड़कर वो आस्तीन चढ़ाई किचन में आ गई। इरादा सलाद और रायता बनाने का था। अभी वो काउंटर टॉप पर खड़ी खीरे के गोल गोल कतले काट ही रही थी कि इत्तलाई घंटी बजने की आवाज़ आई। ये कौन आ गया? वो हैरान होती हुई कपड़े से हाथ साफ करती मेन दरवाजे तक आई। कुछ देर हाथ मसलते हुए सोचती रही, फिर पैरों पर उचक कर डोर आई से बाहर देखने लगी। शहरियार उलझा उलझा हुआ सा उर्वा को घर छोड़कर घर आया था। गाड़ी पार्क करके मेन एंट्रेंस पर पहुंचकर दरवाजे पर नस्ब घंटी बजाई। काफी देर तक दरवाजा नहीं खुला तो वो कुलस कर रह गया। ओह गॉड, इस लड़की ने मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। उसने जेब से मेन डोर की चाबी निकाली ही थी कि दरवाज़ा झट से खुला। अस्सलामुअलैकुम। सवेरा धीरे से सलाम करती हुई पीछे हुई। क्या कर रही थी तुम? दरवाज़ा खोलने में इतनी देर क्यों लगाई? वो सर्द लहजे में बोला। वो मैं सुनो लड़की, ये मुझसे बात करते हुए मैं मत किया करो, सीधा सीधा जवाब दो। कहाँ थी तुम? सॉरी, मैं किचन में थी। जब बेल बजी तो डर गई। आपके पास तो चाबी होती है और कोई आता नहीं तो मैं डर गई, वो हाथ मसलते हुए बोली। शहरियार खामोशी से उसे नज़रअंदाज करते हुए अंदर दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके चाबी अपनी मखसूस जगह पर रखते हुए अपने कमरे में चला गया। सवेरा मरे मरे कदमों से चलती हुई लिविंग रूम तक आई। सोफे पर सर पकड़कर बैठ गई। अब से कुछ देर पहले वो कितनी खुश थी और अब उसकी भूख तक मर चुकी थी। कुछ देर बाद वो उठी और चूल्हा बंद करके अपने कमरे में चली गई। शहरियार काफ़ी देर तक शावर के नीचे खड़ा होकर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश करता रहा। फिर तंग आकर बाहर निकला। ट्राउज़र पर ब्लैक बनियान पहनकर वो अपने कमरे के साथ बने हुए जिम में दाखिल हुआ। अब वो पंचिंग बैग पर मुक्के मार मार कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। 2 घंटे तक वो बॉक्सिंग में लगा रहा। फिर तौलिया से पसीना पोंछते हुए किचन की जानिब बढ़ा। सारा लाउंज अंधेरे में डूबा हुआ था। उसने लाइट जलाई। सामने ही मेज़ पर 2 आदमियों के लिए बर्तन सजे हुए थे। वो सर झटकते हुए किचन में दाखिल हुआ तो काउंटर पर सलाद का सामान रखा हुआ था। उसने फ्रिज खोलकर पानी निकाला। बोतल को मुंह से लगाते हुए उसकी नज़र चूल्हे पर पड़ी। उसने पतीली का ढक्कन उठाया तो पुलाव की इश्तहा अंगेज खुशबू उसकी नाक से टकराई। एक लम्हे के लिए उसे अफसोस सा हुआ। नहीं, मुझे उस पर तरस नहीं खाना, वो इस काबिल नहीं है। वो खाली बोतल काउंटर पर रखकर इर्द गिर्द नज़रें दौड़ाने लगा। जब से सवेरा आई थी वो घर और किचन की फिक्र से आज़ाद हो गया था। उसे तो ये भी इल्म नहीं था कि ये अंडे, गोश्त, चावल, ग्रोसरी किधर से आई। अब तक तो वो ये समझ रहा था कि शायद सवेरा ड्राइवर से ग्रोसरी मंगवाती है, क्योंकि वो उसे पहले दिन ही एक कसीर रकम थमा चुका था। लेकिन अब वो गुस्सा दबाते हुए सवेरा के कमरे की तरफ बढ़ा। उसे अपने सवालात के जवाबात चाहिए थे। कमरे का दरवाज़ा खोलकर वो अंदर दाखिल हुआ। हल्की हल्की सी नाइट बल्ब की रोशनी कमरे में फैली थी। सामने बेड पर सवेरा सीने तक कंफर्टर ओढ़े सो रही थी। शहरियार ने एक सर्द निगाह उसके सोए हुए वजूद पर डाली। सामने लेटी हुई लड़की खूबसूरती के हर पैमाने पर पूरा उतरती थी, हर लिहाज से मुकम्मल। मगर न जाने क्यों वो आज तक उसके दिल में घर नहीं कर पाई थी। लेकिन इस सब के बावजूद उस लड़की को किसी और के साथ देखना उसे बर्दाश्त नहीं हुआ था। जिस दिन से मेरी ज़िंदगी में आई हो, मुझे उलझा कर रख दिया है, वो बुड़बुड़ाया। सामने ही मेज़ पर नया लैपटॉप रखा था जिस पर पिंक कलर के सितारे नुमा स्टिकर्स जगमगा रहे थे।
وہ بڑے اطمینان سے میز کی جانب بڑھا، لیپ ٹاپ اٹھا کر زور سے زمین پر دے مارا۔ دبیز قالین کی وجہ سے آواز تو پیدا نہیں ہوئی۔ وہ اپنے قدم لیپ ٹاپ پر رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ آج صبح کا آغاز جتنا خوشگوار تھا، اختتام اتنا ہی برا تھا۔ شہریار اسے دروازے پر چھوڑ گیا تھا۔ اس نے اس کے جذبات، اس کے احساسات کی پرواہ تک نہیں کی تھی۔ وہ بے حد دل گرفتگی سے سوچ رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ تھک ہار کر اس نے اپنا سیل فون اٹھایا۔ 3:30 بج رہے تھے۔ اس نے بنا سوچے سمجھے شہریار کو فون ملا دیا۔ ہیلو۔ شہریار کی کوفت سے بھرپور آواز سنائی دی۔ شیری وہ سسک اٹھی۔ عروہ، کیا ہوا؟ آر یو آل رائٹ؟ تم نے اس وقت فون کیا، سب ٹھیک تو ہے؟ شہریار نے سنجیدگی سے پوچھا۔ شیری میری جان، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تم مجھے چھوڑ دو گے، یہ خیال آتے ہی میری سانسیں رکنے لگتی ہیں۔ میں خود کو سمجھا کر تھک چکی ہوں۔ بس تم اور میں، کوئی تیسرا ہمارے درمیان نہیں ہے۔ پر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں ہے۔ وہ بلک بلک کر رہ گئی۔ شہریار رات کے اس پہر عروہ کے فون پر پھر اس اعتراف پر ششدر رہ گیا۔ عروہ ریلیکس، کام ڈاؤن۔ میں تو پہلے ہی تمہیں شادی کی آفر کر چکا تھا۔ تمہیں ہی میرے پیرنٹس کی اپروول چاہیے تھا۔ شہریار نے یاد دلایا۔ شیری، مجھے لگتا ہے کہ میں تمہاری فیملی کے ماننے کا انتظار کر لوں گی، لیکن جب سے وہ تمہاری کزن آئی ہے، میں پتہ نہیں کیوں انسیکیور فیل کر رہی ہوں۔ بس مجھے اب کسی کی پرواہ نہیں۔ ہمیں اسی ویک منگنی کر لینی چاہیے، اور ساتھ ہی شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لینی چاہیے۔ وہ روئے روئے انداز میں بولی۔ ابھی تم ٹینس ہو، تھوڑا آرام کرو، ہم اس موضوع پر صبح بات کرتے ہیں۔ اس نے پیچھا چھڑانے والے انداز میں کہا۔ شیری، تمہیں یاد ہے نا کہ تم نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا؟ پھر اب جب میں ریڈی ہوں تو تم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہو؟ یا میں یہ سمجھوں کہ تم بھی ایک عام مرد نکلے جو کم عمر لڑکی پر پھسل گئے؟ وہ طنز کرتے بولی۔ اٹس انف عروہ، تمہیں جو سمجھنا ہے سمجھو، میں اب تمہیں کوئی صفائی نہیں دوں گا۔ وہ اکھڑ گیا۔ شیری پلیز، میں نے جان لیا ہے کہ میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتی، اس لیے میں اپنی شرط واپس لیتی ہوں۔ تم بس مجھ سے جلد از جلد شادی کر لو، اپنے گھر والوں کو جب چاہو بتا دینا۔ وہ اصرار آمیز لہجے میں بولی۔ اچھا، ابھی تم آرام کرو، میری صبح میٹنگ ہے، کل ڈنر پر مل کر بات کرتے ہیں۔ شہریار نے اسے تسلی دے کر فون رکھ دیا۔ عروہ کے فون نے اسے ڈسٹرب کر دیا تھا۔ وہ اپنی ہی فیلنگز نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ جو بھی تھا، عروہ سے اس کی کمٹمنٹ تھی۔ اتنی اچھی اور کانفیڈنس سے بھرپور لڑکی اس کے لیے یوں بے قرار تھی، اور کب سے اس کے ساتھ اپنی شادی کا انتظار کر رہی تھی۔ اب اسے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا۔ سویرا اس کی زندگی میں زبردستی داخل کی گئی تھی، اور ویسے بھی ابھی صرف نکاح ہی تو ہوا تھا، کون سا وہ اپنی خلوت میں شامل کر چکا تھا۔ لیکن شاہ بی بی سے کیا 1 سال کا وعدہ اس کی سوچوں کو بریک لگا گیا۔ صبح کا اجالا پھیل رہا تھا۔ سویرا کی معمول کے مطابق فجر کے وقت آنکھ کھل گئی۔ وہ بڑے آرام سے نائٹ لیمپ بند کر کے بستر سے اتری اور لائٹ جلانے کے لیے آگے بڑھی ہی تھی کہ اس کا پیر کسی سخت چیز سے ٹکرایا۔ وہ کراہ کر پیچھے ہوئی، آنکھیں مسلتے ہوئے فرش کی جانب دیکھا۔ اس کا ننھا سا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ تیزی سے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنا زمین پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا چکی تھی۔ یہ ادھر کیسے؟ پریشانی سے اس کا برا حال تھا۔ دوپٹے سے اس کو صاف کرتے ہوئے اس نے لیپ ٹاپ کو کھولا تو اندر سے پوری اسکرین بری طرح ٹوٹ پھوٹ چکی تھی۔ وہ ڈبڈبائی نظروں سے اسکرین کو دیکھ رہی تھی۔ آنکھوں سے بے آواز آنسو بہے چلے جا رہے تھے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ لیپ ٹاپ فرش پر کیسے گرا۔ وہ آنسو روکنے کی کوشش کر رہی تھی، پر آنسو تھے کہ امٹتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ اٹھا کر بیگ میں رکھا اور وضو کرنے چلی گئی۔ نماز پڑھ کر اللہ سے رو رو کر دعا مانگنے کے بعد اس نے یونیورسٹی جانے کی تیاری شروع کر دی۔ تیار ہو کر اپنے لمبے گھنے بالوں کی سادہ سی چٹیا بنائی اور سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہوئی کچن میں آ گئی۔ ابھی اس نے چائے کا پانی رکھا ہی تھا کہ شہریار اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ یا جاگنگ پر نہیں گئے؟ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ جوس؟ وہ گلاس میں اورنج جوس نکال کر تیزی سے اس کے پاس آئی۔ شہریار نے خشمی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں شدت گریہ کی چغلی کھا رہی تھیں۔ شہریار کو اسے دیکھتے ہی کل شام مال کا منظر آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ شہریار کو کافی عجیب سی فیلنگ ہوئی تھی، غصہ، حسد، رقابت۔ وہ اپنے احساسات کو کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔
कॉफ़ी बनाकर मेरे कमरे में लाओ। वो जूस का भरा ग्लास मेज़ पर पटकते हुए बोला। सवेरा शहरियार का अक्खड़ अंदाज देखकर परेशान हो गई थी। वो तेज़ी से कॉफ़ी मेकर की जानिब बढ़ी, गरम गरम ब्लैक कॉफ़ी बनाकर कप में उंडेली और तेज़ी से ऊपर शहरियार के कमरे की जानिब बढ़ी। दस्तक देकर इजाज़त मिलने पर अंदर दाखिल हुई। आपकी कॉफ़ी मेज़ पर रख दो और तुम यहाँ बैठो। उसने सामने पड़े सोफे पर इशारा किया। सुनो लड़की, मैं तुम्हें इधर पढ़ने के लिए, करियर बनाने के लिए लाया हूँ और तुम मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाह रही हो। वो उसे घूरते हुए बोला। ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया, सच्ची। सवेरा ने बेसाख्ता सर उठाकर उसकी जानिब देखा। उसकी झील सी स्याह आंखों में हैरत झलक रही थी। पहली दफ़ा शहरियार को उसकी आंखों की कशिश का एहसास हुआ। उसने सूरत से अपनी नज़रें हटाईं। कल तुम कहाँ थी? किसके साथ थी? बोलो। वो गुर्राया। मैं? हाँ तुम। वो लड़का किस हक से तुम्हें छू रहा था? बोलो। किस हक से उसने तुम्हें वो 2 टके का लैपटॉप दिलाया? सवेरा की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। वो शहरियार का खूनख्वार अंदाज देखकर सहम गई थी। सब स्टूडेंट्स को टीचर ने लैपटॉप लाने का कहा है। वो कहते हैं कि इधर सारा काम कंप्यूटर पर होता है। वो भर्राए हुए लहजे में बोली। तुम्हें इधर किस चीज़ की कमी है? क्या मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि जो चाहिए वो ऐना को बता देना? जब तक मेरे निकाह में हो अपनी औकात में रहना सीखो। आइंदा अगर मैंने किसी गैर मर्द को तुम्हारे आस पास भी देखा तो टांगें तोड़कर पाकिस्तान भिजवा दूंगा। शहरियार सर्द लहजे में बोलते हुए उसे बाहर जाने का इशारा कर चुका था। सवेरा चाहते हुए भी उसे नहीं बता पाई कि उसके पास ऐसा कोई ज़रिया नहीं है कि वो ऐना से राब्ता कर सके। अकरम बात सुने। रुखसार ने अखबार पढ़ते हुए अकरम को मुखातिब किया। क्या है रुखसार, यार अखबार तो पढ़ने दो। सुने, वो फुफ्फो सख्त खफा है मुझसे, बात भी नहीं कर रही हैं। वो रूहान सी हुई। रुखसार, अम्मी को इग्नोर करो वरना तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी और मुझे अपनी बेगम की सेहत की बहुत फ़िक्र है। अकरम शरारत से उसकी लट खींचते बोला। आप मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हैं। देखना वो आपकी दूसरी शादी करवा देंगी और आप कुछ भी नहीं कर सकेंगे। रुखसार ने तासुफ से कहा। तो फिर तुम ही उनकी बात मान लो और चलो लंदन चलते हैं, किसी अच्छी डॉक्टर को दिखा लेते हैं, शायद अल्लाह अपना करम फरमा दे। अकरम ने समझाया। अकरम शेरू को गए अभी चंद ही दिन हुए हैं। इस वक्त फुफ्फो का वहाँ जाना मुनासिब नहीं है। पहले उन दोनों को तो सेट हो जाने दें। तो मेरी प्यारी बेगम, फिर आप भी अपनी सासू माँ को इग्नोर करो। वैसे भी अगर वो लंदन जाने की ज़िद नहीं छोड़ती हैं तो हामी भर लो। मैं उनके पासपोर्ट और वीज़ा में ही 5-6 माह तो निकाल दूंगा। आप ठीक कह रहे हैं, पासपोर्ट वीज़ा में इतना वक्त लग सकता है क्या? वो तजस्सुस से पूछने लगी। क्यों, मुझ पर यकीन नहीं है क्या? वैसे भी अम्मी इधर हमारी मोहब्बत में नहीं जाना चाह रही, बल्कि उनका निशाना सवेरा ही है। अकरम ने अपनी नाजुक सी बेगम को घूरा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। फुफ्फो को बस ये डर है कि कहीं शेरू सवेरा को अपना न ले, वो इसीलिए उधर जाना चाहती हैं। और अब मैं फुफ्फो की सब बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया करूँगी। रुखसार ने सर हिलाया। वाओ, एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देना। वैसे बेगम आप इतनी समझदार कब से हो गई हैं? अकरम ने सर धनते हुए बोला। जब से मुझे ये मालूम हुआ है कि आप मेरे लिए कितने ज़रूरी हैं। रुखसार तरकी बतरकी बोली। ये कब हुआ? जब फुफ्फो ने आपकी दूसरी शादी की बात की। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि कितना ज़रूरी हूँ। वो रोमांटिक हुआ। इससे पहले कि रुखसार कोई जवाब देती, दरवाज़ा एक झटके से खुला। ये क्या बेशर्मी है, दिन दहाड़े तुम कमरे में घुसी बैठी हो। कोई शर्म लिहाज है या सब कुछ अपनी भावज के हाथ विलायत भेज दिया? फरजाना ने रुखसार को झाड़ा। अस्सलाम वालेकुम फुफ्फो। रुखसार ने फ़ौरन सलाम किया। रुखसार, मैं तुम्हें आइंदा इस टाइम कमरे में ना देखूं। चलो जाकर चाय का एहतमाम करो। उन्होंने उसे बाहर का रास्ता दिखाया।